हेलो। स्वागत है दोस्तों आपका आपके चैनल द परम एजु ज्ञान में। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग सही होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरह से चल रही होगी। तो आप सभी लोग थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे। तो आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करेंगे, क्योंकि मैंने आप लोगों से बोला था मैं कुछ थ्योरीज भी कराऊंगा, उसके बाद प्रीवियस ईयर लेके आऊँगा। क्योंकि वो जो थ्योरीज मैंने कराई हुई हैं 7 से 8 वीडियोज़ में, उनको आप ज़रूर देख लीजिए। शायद 6 वीडियो हुई हैं, 7 हुई हैं, क्योंकि वहाँ से आपके क्वेश्चन बनते ही हैं। आज उन्हीं थ्योरीज के बेसिस पे आप यहाँ पे क्वेश्चन आज देखेंगे भी। तो आज ये जो क्वेश्चन की सीरीज होगी ये चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी की होगी। और जनवरी 2022 में जो पेपर आया हुआ था वहाँ के 30 क्वेश्चंस मैंने लिए हुए हैं चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के। तो इन क्वेश्चंस पे हम लोग बात करेंगे। इसके बाद मैं फिर इसी के दूसरे सब्जेक्ट के पेडागोजी लेके आऊँगा या उसके क्वेश्चंस लेके आऊँगा, जैसे कि हिंदी का हो गया, मैथ्स का हो गया और अदर जो भी रहेंगे उन सभी के। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब आपको निरंतर तौर पे ये वीडियोस मिलते रहेंगे आपकी प्रिपरेशन के दौर तक। आप सभी को पता है प्रिपरेशन आप पढ़ कितना भी लें, मगर आपके लिए ज़रूरी है प्रैक्टिस करना। तो अब आपके लिए इससे बेहतर प्रैक्टिस नहीं हो सकती है, क्योंकि आपको प्रैक्टिस भी परीक्षा के क्रम के आधार पर ही करनी चाहिए। परीक्षा में जैसा प्रश्न पूछा जाता है उस तरह से ही करनी चाहिए। तो आपको सारे प्रीवियस ईयर कंप्लीट कर लेने चाहिए। तो मैं यहाँ पे सारे प्रीवियस ईयर आपको कंप्लीट कराऊंगा। तो आज से ये हम लोगों का क्रम स्टार्ट हो जाता है। तो आप सभी लोगों से बोलूँगा, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया उसे भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि इसका जो पेपर होगा या कुछ इसकी सीरीज़ आती रहेंगी, कुछ ना कुछ मैं वहाँ पे भी सेंड करता रहता हूँ, कुछ क्वेश्चन सेंड करता रहता हूँ। आपके लिए वो भी हेल्पफुल रहेंगे। एक एक दो दो क्वेश्चन करके आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, तो आप लोग वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। तो आज हम लोग बात कर लेते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के बारे में। उसके 30 क्वेश्चन जो भी पूछे गए थे तो उसके बारे में बात करेंगे। और जिन लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा, उन थ्योरीज को नहीं देखा है, आप सभी लोगों से बोलूँगा प्लीज़ उन थ्योरीज को भी देखें, क्योंकि वो थ्योरीज आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। वो सारे आते ही आते हैं आपके क्वेश्चंस में, और वो न्यू है आपके सीटेट के एग्ज़ाम के लिए, किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ पे मैं भी जो भी बीच में थ्योरीज ज़रूरत होती रहा करेंगे उनको कराता रहूँगा। तो क्वेश्चंस करते रहते हैं, क्वेश्चंस के साथ हम लोग प्रैक्टिस करते रहते हैं अपने प्रीवियस ईयर पेपर्स की। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज के क्वेश्चन से। तो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे, और मैंने कोशिश की है कि आप लोगों के लिए मैं दोनों लैंग्वेज में लेके आऊँ, क्योंकि होता क्या है कि या तो इंग्लिश में लेके आते तो हिंदी वालों को प्रॉब्लम होती, हिंदी में लाते हैं तो कुछ वर्ड या शब्द ऐसे होते हैं जो कि हम लोगों को समस्या हो जाती है कि हिंदी में क्या होगा। तो मैंने पूरी कोशिश की आपको दोनों तरह से यहाँ पे क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊँ। तो बाइलिंगुअल रहेगा ये। तो इसको स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, आप आसानी से पढ़िए क्वेश्चन को और इसको समझिए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल सजेस्ट दैट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स डेवलप एट डिफरेंट रेट्स एट वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। क्या प्रश्न किया गया है कि निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के अनुसार विकास के विभिन्न चरणों में शरीर के विभिन्न अंग अलग अलग स्तर पर विकसित होते हैं। अब देखिए, इस क्वेश्चन के बाद मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि यही यहाँ पे आपकी पेडागोजी लगती है, आपकी समझ की शक्ति लगती है। पेडागोजिकल के क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, ठीक है। वो कैसे आएंगे? आपके ज्ञान के आधारित ही क्वेश्चन आएंगे कि आप कैसी समझ रखते हैं। फैक्चुअल बेसिस पे यहाँ पे क्वेश्चन नहीं आते हैं, बस आपके समझ आधारित क्वेश्चन ही यहाँ पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया गया, आप इसके आंसर देखिए। पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि किस सिद्धांत के अनुसार विकास के विभिन्न चरणों में शरीर के विभिन्न अंग अलग अलग स्तर पर विकसित होते हैं। अब शरीर के अंग अलग अलग स्तर पर कहाँ पे विकसित होते हैं? इनके 4 ऑप्शन दिए गए, उनको देखिए। पहला ऑप्शन दिया गया है विकास एक आयामी है। क्या है? डेवलपमेंट इज यूनिडायमेंशनल। दूसरा क्या दिया गया? विकास एक दिशात्मक है। क्या ऑप्शन है? डेवलपमेंट इज यूनिडायरेक्शनल। सी ऑप्शन क्या दिया? विकास एक असंतत प्रक्रिया है। क्या? डेवलपमेंट इज डिसकॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। फोर्थ ऑप्शन क्या दिया गया कि विकास की दिशा समीपस्थ और शीर्ष पुच्छक है। क्या है? डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट इज प्रॉक्सिमोडिस्टल और सेफलोकॉर्डल। अब देखिए, आपके इस क्वेश्चन में आज की जो सीरीज होगी, यहाँ से मैं बेसिक बेसिक चीज़ें आपको समझाता भी रहूँगा, और ये भी कहूँगा कि आप लोगों को अगर क्वेश्चन नहीं भी आता है फिर भी एलिमिनेशन मेथड से भी आप कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आपको कॉमन सेंस बेसिस पे इन क्वेश्चंस को टैकल करना होगा। जैसे
जो भी आपके सीटेट में करना क्या है, जो भी आपको नेगेटिव वर्ड्स लगे, जो भी वहाँ पे लगे कि आपके क्वेश्चन में और आपके आंसर में कोई भी नेगेटिविटी दर्शा रहा है, वो ऑप्शन आपका होगा ही नहीं। तो आपको सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड यूज़ करिए, वहाँ पे देखिए क्या यहाँ पे नेगेटिव वर्ड्स कौन कौन से हैं। जैसे 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए, इसमें से नेगेटिव वर्ड कौन सा है, तो जब आप वो नेगेटिव वर्ड हटा देंगे तो आपके पास पॉजिटिव आंसर आने की चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसा कि यहाँ पे सबसे पहले एक चीज़ दे दी गई, क्या, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाइए। डेवलपमेंट इज डिसकॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। आपने पढ़ा है क्या, विकास एक क्या है, जीवन पर्यंत चलते रहने वाली प्रक्रिया है। शरीर में भी होता रहता है कि बच्चा बड़ा होता है, बूढ़ा होता है, तो उसमें बदलाव आते रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी तो यहाँ पे कट जाएगा, सी तो होगा नहीं। फिर देखते हैं कि विकास एक दिशात्मक है, क्या डेवलपमेंट इज यूनिडायरेक्शनल, ये भी नहीं होता। डेवलपमेंट तो सभी डायरेक्शन में होता है, तो ये भी नहीं होता है। अब देखिए आपके पास 2 ऑप्शन तो कट गए, बचे कौन से, ऑप्शन नंबर ए बचा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी बचा हुआ है। अब आपको अगर डाउट हो रहा है तो 2 ऑप्शन आपके यहाँ से निकल गए। बचा हुआ क्या, डेवलपमेंट इज यूनिडायमेंशनल, विकास एक आयामी है, यह भी नहीं है। तो इस हिसाब से आपने इस आंसर को कर लिया, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट है। मगर अब आप एक चीज ये भी समझ लीजिए कि यहाँ पे प्रॉक्सी मोडिस्टल और सेफलोकॉडल होता क्या है, मतलब दिशा समीपस्थ और शीर्ष पुच्छक क्या है। जब आपको ये चीज़ पता होती, ये तो आपने अभी यहाँ पे किया एलिमिनेशन मेथड से, उससे पहले अगर आपको दिशा समीपस्थ और शीर्ष पुच्छक पता है तो आप उसके बेसिस पे भी कर सकते हैं। क्यों, दिशा समीपस्थ क्या होता है या शीर्ष पुच्छक क्या होता है, आपने इस चीज़ को पढ़ा होगा। तो मैं आपके लिए देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि जो सेफलोकॉडल होता है उसको मस्तकोद्मुखी बोलते हैं, और प्रॉक्सिमोडिस्टल जो कि होता है सेंटर से आउटवर्ड। मतलब यहाँ पे ये जो आपका दिया गया है शीर्ष पुच्छक जो होता है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, शीर्ष पुच्छक, जो कि सर से लेकर पैर तक चलता है, क्या, हेड टू टो चलता है, क्या चलता है, हेड टू टो चलता है, जिसको कि हम सेफलोकॉडल बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, मस्तकोदमुखी भी बोलते हैं। सेफलोकॉडल क्या प्रक्रिया होती है, वह प्रक्रिया होती है जहाँ पे बच्चे का विकास सबसे पहले सिर विकसित होता है, और उसके बाद फिर सिर के बाद गर्दन, फिर हाथ, फिर छाती या धड़, उसके बाद पैर, इस तरह से। तो सेफलोकॉडल को क्या बोलते हैं, मस्तकोदमुखी भी बोलते हैं। हो सकता है आपके यहाँ सीटेट में नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से आ जाए कि हेड टू टो के विकास को किस में आता है, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको सेफलोकॉडल बोलते हैं। इस तरह से वहाँ पे ऑप्शन होगा कि हेड टू टो को क्या बोलते हैं, सेफलोकॉडल बोलते हैं या प्रॉक्सिमोडिस्टल बोलते हैं, इस तरह से। तो अब आपको पता होना चाहिए सेफलोकॉडल क्या होता है, जहाँ पे बच्चे का विकास सर से पैर की तरफ होता है, मस्तकोदमुखी उसको हिंदी में बोलते हैं। और दूसरा क्या होता है, समीपस्थ दिशा, जिसकी बात करी गई है आपका समीपस्थ दिशा, इसमें क्या होता है, जो कि केंद्र से लेकर दूसरे अंगों तक होता है। किसको क्या बोलते हैं, शरीर के केंद्रीय अक्ष से लेकर के छोर तक होता है, जैसे कि नाभि से लेकर क्या हो जाता है, हाथ तक होता है, या इस तरह से। सबसे पहले इसमें क्या आ जाता है, इसमें देखिए नाभि से लेके हाथ डेवलप होते हैं, फिर पैर डेवलप होता है, जिसमें आप इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि बच्चे का सबसे पहले हाथ आता है, उसके बाद उसमें उंगलियां आती हैं, इस तरह से ही। तो उसको क्या बोलते हैं हम, प्रॉक्सिमोडिस्टल, जिसको क्या बोलते हैं, समीपस्थ दिशा, मतलब निकट से दूर की ओर इसको हम बोलते हैं। अगर ये सीटेट में नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए कि सेंटर टू आउटवर्ड, इस डायरेक्शन, ये किस में आता है, सेफलोकॉर्डल में आता है या प्रॉक्सिमोडिस्टल में आता है, तो किस में आता है, प्रॉक्सिमोडिस्टल में आता है। हेड टू टू डायरेक्शन किस में जाता है, तो मस्तकोदमुखी या सेफलोकॉर्डल में जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये ऑप्शन पूरी तरह से यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 किस आंसर के साथ जाएगा, आंसर नंबर 4 के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा, आंसर नंबर 4 के साथ जाएगा। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सा, इन कथनों में से कौन सा सही है। देखिए इसके लिए आपको सारी थ्योरीज पढ़नी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन दे दिया गया, बच्चों का विकास सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में होता है। ठीक है, ये आपने थ्योरी किसकी पढ़ी होगी, वाइगोस्की साहब की। जब आप थ्योरी पढ़ते हैं, जीन पियाजे की थ्योरी पढ़ते हैं, तो आपने अगर नहीं पढ़ी है तो आप लोगों से यही बोलूँगा कि आप लोग जाके उस थ्योरीज को भी पढ़िए। मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है सीटेड के नाम से, आप जाके वहाँ पे जो
थ्योरीज है उनको भी एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए, वहाँ से आपके जो भी बेसिक थ्योरीज हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी। आपने अभी तक अगर कोई सीटेट की प्रिपरेशन नहीं की है तो उन बेसिक थ्योरीज को आप पढ़ लीजिए, उसके बाद आप ये सारे एमसीक्यूज लगाइए, आप 110% पास हो जाएंगे, इतना तो मैं कह सकता हूँ। ठीक है, तो आप उन थ्योरीज को भी ज़रूर पढ़िए। हाँ, तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन पे आते हैं, क्या निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। सीटेट में आपको किसी भी नेगेटिव आंसर के साथ जाना ही नहीं है, तो आप इसमें सबसे पहले नेगेटिविटी हटाइए, जहाँ पे नहीं ये सारी चीज़ें आती हैं उनको हटाते हैं। देखते हैं किसको इस क्वेश्चन में कैसे आंसर इसको लाते हैं। तो इसमें दिया गया है, बच्चों का विकास सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में होता है। तो हाँ, होता है, ये बात वाइगोस्की साहब ने बोली है, तो यहाँ पे ये सही है। बाकी भी देख लेते हैं। बचपन एक अवधि है जिसे 10 अलग अलग चरणों में विभाजित किया जा सकता है। यहाँ पे गलत है, अभी इसकी बात नहीं करते हैं। बच्चों की सोच सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावित नहीं होती है। ये चीज़ जहाँ पे नहीं वाली चीज़ें इस तरह से आ जाए उनको तुरंत आप हटा ही दीजिए। तो ये भी ऐसा नहीं होता, सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावित होती है, क्योंकि हम समाज से ही तो प्रभावित होने लग जाते हैं। भाई जोसेफ साहब ने यही सब बातें तो सब कही हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या दिया गया, बच्चों का विकास पूरी तरह से आनुवंशिकी द्वारा निर्धारित होता है, यह भी नहीं। तो किसके साथ जाएंगे, दो का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। दो का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्या, बच्चे का विकास सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में होता है। किसमें होता है, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में होता है। बच्चा जो है हमारे समाज से ही चीजें सीखता है। ये बात किसने बोली है, वाइगोस्की साहब ने बोली है। तो आप वाइगोस्की की थ्योरी भी पढ़िए, जीन पियाजे की भी थ्योरी पढ़िए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द प्रोसेस ऑफ प्रीडिटरमाइंड अनफोल्डिंग ऑफ जेनेटिक डिस्पोजिशंस इज कॉल्ड। क्या, अनुवांशिक प्रवृत्तियों के पूर्व निर्धारित प्रकटन की प्रक्रिया क्या कहलाती है। क्या दिया गया, अनुवांशिक प्रवृत्तियों के, अनुवांशिक जो हमारे अंदर पहले से ही है, अनुवांशिक उसी को तो बोलते हैं। अनुवांशिक प्रवृत्तियों के पूर्व निर्धारित, उसके प्रकटन मतलब उसको हम कैसे बाहर निकाल सकते हैं, प्रकटन की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, उसको हम मैचुरेशन बोलते हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ जब आप पढ़ेंगे, क्वेश्चन करते रहेंगे, तब आप इसको समझ पाएंगे। क्या बोलते हैं उसको, मैचुरेशन या परिपक्वता बोलते हैं। परिपक्वता क्या होती है, परिपक्वता क्या होती है, जो चीज़ें हम अपने शारीरिक विकास या स्वभाव, जो हमारा शारीरिक संरचना होती है, वो विरासत में मिली होती है, और उसे किसी विशेष तौर पर जब हम बाहर लाने में उसको प्रयोग करते हैं, वो कैसे आते हैं, हमारी उसको हम मैच्योरिटी बोलते हैं। मैच्योरिटी क्या होती है, मैच्योरिटी वो चीज़ होती है जो उन सारी चीज़ों को जब हम समझ के प्रयोग करने लग जाते हैं, तो उसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, परिपक्वता बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा, आप इसको इसे समझिए। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को डायरेक्टली आप ऐसे ही समझ लीजिए, द प्रोसेस ऑफ प्री डिटरमाइंड अनफोल्डिंग ऑफ जेनेटिक डिस्पोजिशन। जो हमारे अंदर जेनेटिक डिस्पोजिशंस होते हैं उनको हम अनफोल्ड कैसे करते हैं, मतलब निर्धारित करके कैसे बाहर निकालते हैं, वो अपने परिपक्वता मतलब हमारे एक्सपीरियंस बेसिस पे वो हम उनको बाहर निकालते हैं। सीखने के बेसिस पे नहीं निकाल सकते, एडाप्टेशन में भी नहीं निकाल सकते, और सामाजिकरण के साथ भी नहीं निकाल सकते। ये सारी चीज़ें हमारे अंदर मिक्स होती हैं, और मिक्स हमारे अंदर कैसे होंगी या हम उनको निकालेंगे कैसे, अपने एक्सपीरियंस या मैच्योरेशन के आधार पर। तो 3 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये क्वेश्चन कई बार सीटेड में आया हुआ है दोस्तों, इसके लिए आपको बेसिक चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। क्या, डैश इज अ प्राइमरी एंड डैश इज अ सेकेंडरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। देखिए, सामाजिकरण की बात फिर से कह दी। अब यहाँ पे इसके लिए आपको जीन पियाजे या जो भी थ्योरीज है उनको पढ़ना ही पढ़ना है दोस्तों। ठीक है, प्राथमिक स्रोत क्या है, कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है, आप ऐसे ही आप कर सकते हैं, निगेटिव वाले आंसर हटा के एलिमिनेशन मेथड लगा के। तो प्राथमिक सोर्स क्या होता है, प्राथमिक स्रोत क्या होता है, सबसे पहले आप इसमें ये देखिए क्या होता है, मीडिया नहीं होता। प्राथमिक सोर्स होता है क्या, नहीं होता। परिवार हाँ होता है, स्कूल भी होता है, मगर प्राथमिक नहीं होता। मीडिया, देखिए दो ऑप्शन आपके ऐसे ही कट गए, कौन से, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी, इस तरह से ही आपके एलिमिनेट होगा। अब बचे आपके पास दो, तो मीडिया यहाँ पे भी आएगा, ये भी नहीं होगा। अब बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। अगर आपको नहीं भी आ रहा है फिर भी आप इस आंसर को आसानी से कर सकते हैं, मगर क्यों नहीं आ रहा तो आपको समझना भी चाहिए। तो प्राथमिक स्रोत क्या होता है, सबसे पहले ज्ञान कहाँ से मिलता है, घर से, और उसके बाद हमें मिलता है स्कूल से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए। एलिमिनेशन मेथड से हम इस चीज़ को समझ पाएंगे कि ये तीनों आंसर नहीं होंगे। ठीक है, तो फोर्थ का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। अब आपको देखिए, अगर आपने थ्योरीज फिर से वही थ्योरीज आ गई,
कोहलबर्ग की थ्योरी भी मैंने कराई हुई, अभी तक जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं उन्हीं थ्योरी से ही आ रहे हैं, तो आपको वो थ्योरीज पढ़नी ही पड़ेंगी दोस्तों, उनको पढ़िए आप, आपके लिए ही वो हेल्पफुल रहेंगी। अब यहाँ पे देखिए थ्योरीज की बात आ गई, कोहलबर्ग साहब के बारे में बात इन्होंने बोली कि अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोहलबर्ग व्हाट इज द प्राइमरी बेसिस ऑफ 7 to 8 ईयर ओल्ड चिल्ड्रंस मोरल डिसीजन। 7 से 8 साल का बच्चा जो उसका मोरल डिसीजन होगा वो किस बेसिस पे होगा। यहाँ पे उन्होंने 4 बातें बोली हैं कोहलबर्ग की, 3 स्टेजेस, 3 स्टेजेस और वो 6 स्टेजेस की जो बात करी गई वहाँ से आपको ये समझना है। अगर आपने वो थ्योरीज पढ़ी हैं तो आप उनके आंसर आसानी से कर पाएंगे। तो यहाँ पे दिया गया ये सामाजिक व्यवस्था रख रखाव किस स्टेज में आता है, सामाजिक अनुबंधन की बात वो कब करते हैं, दंड और आज्ञाकारिता की बात करते हैं, और सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत की बात कब करते हैं। तो अगर आपने वो कोहलबर्ग साहब की वो स्टेजेस पढ़ी होती तो आप इसको आंसर कर पाते हैं। अगर आपने पढ़ी है तो आप इसका आंसर बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे कि 7 से 8 साल का बच्चा जो मोरल डिसीजन अपनाता है वो किस में अपनाता है। ऑप्शन नंबर, हम लोग किसके साथ जाएंगे यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, दंड और आज्ञाकारिता के साथ वो बात करता है। बाकी जो ABD है उनको आप यहाँ पे स्लाइड्स के माध्यम से समझ सकते हैं। क्या इन्होंने 3 पार्ट दिए थे और उनके भी दो सभी के पार्ट दिए, दो स्टेजेस दिए। तो कौन कौन से कोहलबर्ग ने पार्ट दिए हैं, पहला है प्री कॉन्वेंशनल लेवल, दूसरा है कन्वेंशनल लेवल और तीसरा है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। पहले वाले को पूर्व परंपरागत स्तर, दूसरे को परंपरागत स्तर और उसके बाद उत्तर परंपरागत स्तर बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने किसकी बात करी, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, ये स्टेज 1 में आ जाता है आपका। सेल्फ इंटरेस्ट किस में आता है, स्टेज 2 में आता है। सोशल अथॉरिटी की बात करी तो स्टेज 4 में आता है, और यूनिवर्सल एथिकल व्यूज की बात करी तो वो स्टेज नंबर 6 में आता है। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ये किस में बात आ गई, तो पनिशमेंट ओबीडियंस किस में है, स्टेज 1 में। हो सकता है आपके पास डायरेक्टली क्वेश्चन वो इसी तरह से पूछ ले कि कोहलबर्ग की पनिशमेंट एंड ओबीडियंस किस स्टेज में आती है, तो स्टेज नंबर 1। ठीक है, आप इस चीज को याद रखिए, आपके पास आपको ये तीनों बिल्कुल क्लियरली पता होने चाहिए और उसके बाद इनके सभी की स्टेजेस पता होनी चाहिए। 4th नंबर पे कौन सी आती है, 5th नंबर पे कौन सी आती है, 2nd पे कौन सी आती है। और ये सपोज करिए उन्होंने पूछ लिया कि इंटरपर्सनल अकॉर्डेंस एंड कन्फर्मिटी किस लेवल में आती है, तो लेवल नंबर 2 में आती है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि लेवल 2 में कौन कौन से स्टेजेस हैं, लेवल 1 में कौन कौन से स्टेजेस हैं, लेवल 3 में कौन कौन से स्टेजेस हैं। तो ये आपको क्लियरली पता होनी चाहिए दोस्तों, ये लेवल आपको पता होने चाहिए। कोहलबर्ग ने कितने लेवल दिए हैं, तो कोहलबर्ग ने 3 लेवल दिए हैं। कितनी स्टेजेस दिए हैं, तो 6 स्टेजेस दिए हैं। ईच लेवल इज डिवाइडेड इनटू 2 स्टेजेस। तो टोटल कितने स्टेजेस हैं, तो टोटल आपकी 6 स्टेजेस हैं। आई थिंक नाउ आंसर इज क्लियर। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। फिर से देखिए उसी थ्योरीज की बात आ गई, जीन पियाजे साहब की थ्योरीज की बात की यहाँ पे आ गई। तो जीन पियाजे की बात यहाँ पे क्या, सेरेशन इन जीन पियाजे थ्योरी रिफर्स टू, जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रमांकन संदर्भित करता है। क्या, अगर आपने जीन पियाजे की थ्योरी नहीं पढ़ी है तो आप फिर से मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जीन पियाजे की थ्योरी पढ़िए। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे आपकी थ्योरी बेसिस पे जीन पियाजे की थ्योरी आप समझ जाएंगे तो आप इस आंसर को आसानी से कर पाएंगे। यहाँ पे आंसर कौन सा वो देखिए, क्या ऑप्शन है, एक आयाम के आधार पर वस्तुओं को क्रम में रखने की क्षमता, उदाहरण के लिए लंबाई। यहाँ पे कौन सा आंसर सही होगा, यही वाला आंसर ही आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दूसरों के दृष्टिकोण लेने की क्षमता, ये आ जाएगी सोशल वाली, किसकी, वाइगोस्की वाली। नहीं, वहाँ पे ऐसी कोई चीज़ें वो अपनाता ही नहीं है बच्चे। कहानी कहने में उपयोग होने वाली सोच, कथात्मक रूप, ऐसी भी कोई बात नहीं करते हैं वो। किसी के स्कूल जैसे स्थानों को स्थानिक रूप से मानचित्र करने की क्षमता, ये सारी चीज़ें सोशल वाली बात करें तो यहाँ पे इनको हम लोग नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही हो जाएगा, तो जीन पियाजे की थ्योरी में यहाँ पे किसकी बात करी है, 1 डायमेंशनल और एग्जाम्पल लेंथ की बात करी है। एक आयाम के आधार पर वस्तुओं को क्रम में रखने की क्षमता, मतलब बच्चा जब आप वो उनके जो चारों स्टेजेस जीन पियाजे के दी गई हैं आप उनको पढ़ेंगे कि बच्चा किस स्टेज में क्या क्या करता है, तब आप इस आंसर को आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो आप जीन पियाजे की वो उस स्टेजेस को भी ज़रूर पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। फिर से यहाँ पे देखिए वही पियाजे की स्टेजेस आ गए। अगर पियाजे की देखिए, पियाजे से 2 से 3 क्वेश्चन अभी आ चुके हैं, ये फिर वही पियाजे से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। क्या नसीमा, a 5-year-old, is certain that rolling out a ball of clay into a snake creates more clay
अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे व्हाट इज द रीजनिंग बिहाइंड हर थिंकिंग। अब जीन पियाजे की थिंकिंग थ्योरी में इन्होंने बोला, उसके हिसाब से यहाँ पे बच्चा जो है नशीमा, ये कौन सी थिंकिंग लगा रहा है। एनिमिस्टिक थिंकिंग, सेंट्रेशन है, हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग उसमें है, या ट्रांजिटिव इन्फरेंस है। आप जब थ्योरी पढ़ेंगे तो आप वहाँ पे जो उनके 4 स्टेजेस दी गई वहाँ से इस क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे कि बच्चे 5 ईयर का जो बच्चा है उसमें किस तरह की थिंकिंग होगी। अब आसानी से आप आंसर कर पाते हैं अगर आपने उसको पढ़ा है तो आप इसको आंसर आसानी से कर पाएंगे। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कैसे? 5 वर्ष की नसीमा को निश्चित रूप से पता है कि मिट्टी के एक गोले को सांप में परिवर्तित करने से क्ले अधिक लगती है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच के पीछे का कारण क्या है? केंद्र, क्योंकि उसने ये सारी चीज़ें बिठा रखी हैं, ठीक है, अपने दिमाग में किस तरह से कि एक गोले को सांप में परिवर्तित करने से मिट्टी क्ले अधिक लगती है, और कुछ भी नहीं है। आप बाकी ऑप्शन यहाँ पे पढ़ेंगे तो यहाँ पे ऐसा आप समझ पाएंगे। उसमें अभी इस तरह की कोई भी रीजनिंग डेवलप नहीं हुई है। एनिमिज्म थिंकिंग, जीववादी चिंतन क्या होता है? जीववादी चिंतन ये होता है कि जैसे कि वो समझता है कि सभी में जान है, कि मतलब आत्मा न केवल मनुष्य में होती है बल्कि सभी जंतुओं में होती है। इस तरह की अभी उसमें पूरी तरह से थिंकिंग डेवलप नहीं हुई है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 7 के साथ जाएंगे। मैं आपसे फिर से कहूँगा दोस्तों कि आप उस थ्योरी को ज़रूर पढ़ें, जीन पियाजे की। तो क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। फिर से देखिए वाइगोस्की थ्योरी की बात आ गई। अब अगर वाइगोस्की साहब कहीं पे आ जाएं, आपको एक चीज़ को बिल्कुल गांठ बांध लेना है कि वाइगोस्की जहाँ पे आ जाएंगे वहाँ पे सोशल बात ज़रूर आएगी पहली चीज़, फिर आपको बाकी चीज़ देख लेनी होंगी। तो बिहेवियरिज्म की बात उन्होंने करी नहीं, इन तीनों की बात करी नहीं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे, सामाजिक रचनावाद। तो लेव वाइगोस्की ने किस सिद्धांत के साथ संज्ञानात्मक विकास का एक नियम प्रस्तुत किया? तो सामाजिक कंस्ट्रक्टिविज्म के साथ उन्होंने एक नियम प्रस्तुत किया। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए। मैं बार बार आप लोगों से दोहरा रहा हूँ कि उन थ्योरीज को ज़रूर पढ़ें दोस्तों, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके आते हैं। पेडागोजिकल क्वेश्चन इसी तरह से आते हैं, आपके ज्ञान आधारित क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज ओवर, कम टू क्वेश्चन नंबर 9। Question number 9. Which of the following is the term used by Lev Vygotsky to describe a child act of speaking to herself? Again देखिए वाइगोस्की से क्वेश्चन आ गया, इसके लिए आपको क्या थ्योरी ही पढ़नी पड़ेगी। मैं बार बार उसी चीज़ का नाम ले रहा हूँ, आप इस चीज़ को सुन के भी बोर हो रहे होंगे, मगर वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लेव वाइगोस्की द्वारा स्वयं से बात करने के बच्चे के कार्य का वर्णन करने के लिए उपयोग किया गया है? जब आप वो थ्योरी पढ़ेंगे तो आप पता कर पाएंगे उन्होंने किस बात की बात करी। बच्चा जब स्वयं में भी बात करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम प्राइवेट स्पीच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको हम निजी भाषण बोलते हैं। अब आप लोग इसको जब पढ़ लीजिएगा, मैं आप लोगों से बोलता हूँ इसको कमेंट करके बताइएगा वो किस एजेस में ऐसा करता है। स्कैफोल्डिंग क्या होती है? जब उसको हेल्प करी जाती है, जब आपको कोई चीज़ें नहीं आती हैं उसको, जब उसको हेल्प, जैसे अभी मैं आपको क्या करता हूँ स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपको कुछ चीज़ें नहीं समझ आ रही तो मैं आपको वो थोड़ा सा सहारा दे रहा हूँ चीज़ों को, ठीक है। ईगोसेंट्रिज्म क्या होता है? जो अहंकार हो जाता है उसको ईगोसेंट्रिज्म बोलते हैं। तो आप लोग थ्योरीज पढ़ते रहिए, वहाँ से आपके सारे आंसर्स क्लियर होते जाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए। नाउ कम क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम? मतलब निम्नलिखित में से एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है। अभी तक आपके सारे क्वेश्चन देखिए थ्योरी से ही आ गया, और कौन सी थ्योरी जो मैंने कराई हुई है उन्हीं थ्योरीज में ये सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप फिर से देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आपकी समझ के आधार पर है। निम्नलिखित में से कौन एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है? निगेटिविटी यहाँ पे आप हटा दीजिए सबसे पहले। प्रगतिशील कक्षा की विशेषता यहाँ पे क्या हो जाएगी? आप इसको देखिए, फोकस ऑन ड्रिल एंड प्रैक्टिस, हाँ ये ठीक है। एबिलिटी बेस्ड फिक्स्ड सेग्रीगेशन, क्षमता आधारित निश्चित अलगाव, तो देखिए निगेटिविटी का एक तो आंसर आपका ये यहाँ पे एक हट गया। कौन सा? ऑप्शन नंबर इसके साथ जाइए, किसके साथ? बी के साथ। ये तो ऐसे ही कट गया। बचे आपके पास 3। प्रयोग और अभ्यास पर ध्यान दें, हाँ देंगे, बट उसके अलावा भी और भी देखिए यहाँ पे और पॉजिटिव आंसर क्या है? सहयोगात्मक अध्ययन, ये भी सही है। प्रयोग और दंड का प्रयोग, ये भी सही है, मगर यहाँ पे कुछ अभी ये निगेटिव है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे पॉजिटिव कौन सा? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, कोलैबोरेटिव लर्निंग। मतलब हम लोगों को जो अधिगम वहाँ पे करना चाहिए, क्या विशेषता होनी चाहिए?
प्रोग्रेसिव क्लासरूम की कोलेबोरेटिव होनी चाहिए। किस तरह की होनी चाहिए? सहयोग देने की बात होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 के साथ जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, अ चाइल्ड हैज़ द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द इंटेंशन एंड डिजायर ऑफ अदर। मतलब एक बच्चे में दूसरे की इच्छाओं और क्षमता को समझने की क्षमता होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? वो उसकी कैसी बुद्धिमत्ता होती है? वो उसकी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होती है। कैसी होती है? इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होती है। उसको हम क्या बोलते हैं? पारस्परिक बुद्धिमत्ता। पारस्परिक बुद्धिमत्ता वही होती है जब हम दूसरों की चीज़ों को समझ, मतलब हमारे अंदर वो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है। तो यहाँ पे 11th का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इंटरपर्सनल जो हो जाता है जब बाहरी लोग समझते हैं। ठीक है, 11 का ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ पे दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज प्रपोज्ड इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 12 में जाएंगे हम लोग। अब देखिए, इसके लिए आपको एनईपी पढ़नी पड़ेगी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। मैं 1 से 2 दिनों में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी पूरी कंप्लीट यहाँ पे करा दूंगा आपके लिए, तो वो भी कंप्लीट हो जाएगी। जो कुछ कुछ थ्योरीज छोटी हैं उनको भी लेके आऊँगा। तो यहाँ पे आप देखिए किस ऑप्शन के साथ जाएंगे, तो 12th का यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसको पढ़ लेते हैं। बीइंग एजुकेटेड इन वन मदर टंग इज डिट्रीमेंटल टू एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। अगर आपने नहीं भी थ्योरी पढ़ी है फिर भी आप इस आंसर को कर सकते हैं आप एलिमिनेशन मेथड के साथ। अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और तकनीकी प्रगति के लिए हानिकारक है। देखिए भाई साहब, ये आंसर तो ऐसे ही कट गया। क्यों? निगेटिविटी की बात कर रहा है, ये तो होगा ही नहीं। स्कूलों को बच्चों को अपनी पहली भाषा के रूप में अंग्रेजी सीखने और बोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। युवा छात्रों के लिए बहुभाषावाद के अधिक संज्ञानात्मक लाभ हैं। बहुभाषावाद मतलब जितनी ज़्यादा भाषा हम सीखेंगे हमारे लिए अच्छी बात है, तो ये सही है। 4th की बात करते हैं। द्विभाषिक दृष्टिकोण छात्रों को भ्रमित करता है। निगेटिव बात आ गई, खत्म। 2 ऑप्शन इस तरह से ही आराम से खत्म हो गया। अब बचे आपके पास बी और सी, इसमें से कौन पॉजिटिव है? एक बार फिर से ऑप्शन पढ़ते हैं। स्कूलों को बच्चों को अपनी पहली भाषा के रूप में अंग्रेजी सीखने और बोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अब जब आपने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पढ़ी होंगी तो हमारी पहली भाषा क्या? हमारी मदर टंग है। मदर टंग मतलब हमारी रीजनल लैंग्वेज या हमारी मातृभाषा कौन सा है? हिंदी। तो इस तरह से जब आप एनईपी पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको लैंग्वेज को लेकर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ये भी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। तो आंसर कौन सा सही है? 12 का ऑप्शन नंबर सी। कम टू क्वेश्चन नंबर 13। जेंडर रोल्स, लैंगिक भूमिका क्या है? ये लर्नड बिहेवियर है, सीखा हुआ बिहेवियर है, इंटीमेट बिहेवियर है, सहवर्ती व्यवहार है, बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्शन है, जैविक निर्माण है, या जेनेटिकली डिटरमाइंड आनुवांशिक रूप से निर्धारित है। तो ये क्या है? लैंगिक भूमिका जो है, जो कि एक क्या है? एक सीखा हुआ व्यवहार है। हम समाज से ही सारी चीज़ों को सीखते हैं। जैसे कि कपड़े पहनना ये लड़कों के हैं, ये लड़कियों के हैं। किसी भी काम को करना, ये काम लड़कियां करती हैं, ये काम लड़के करते हैं। तो ये सारी चीज़ें, लैंगिक भूमिका क्या है? एक सीखा हुआ व्यवहार है। बायोलॉजिकल चीज़ें जो आती हैं वहाँ पे ये डिफरेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा करेक्ट है? 13 का ऑप्शन नंबर करेक्ट है ए। क्वेश्चन नंबर 13 ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 14। द प्राइमरी गोल ऑफ कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। देखिए CCE की फुल फॉर्म भी आपको पता हो गई। सतत और व्यापक मूल्यांकन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? निगेटिव आंसर आप हटा दीजिए, आपको पॉजिटिव आंसर मिल जाएगा। क्या? टू कंपेयर स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस विद अदर। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करिए। एक लेखक के साथ छात्रों के प्रदर्शन की तुलना बिल्कुल गलत बात है। मतलब ऐसा तो हो ही नहीं सकता, बच्चों के साथ हमको किसी के साथ कंपेयर करना है। ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया। फिर दूसरा, बच्चों की समझ का आकलन करने और छात्रों के लिए पाठ्यक्रम और शिक्षा शास्त्र को संशोधित करना। हाँ, ये बात सही है। तो इसी देखते हैं, छात्रों को उनके प्रदर्शन के अनुसार स्थान प्रदान करना। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, विशेष विषयों में छात्रों को उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण घोषित करना। तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। मतलब बच्चों की अंडरस्टैंडिंग और उनके हिसाब से हम चीज़ों को मॉडिफाई करेंगे, करिकुलम और पेडागोजी के साथ जाएंगे।
तो यहाँ पे सबसे बेस्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? 14th का ऑप्शन नंबर बी। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 15। 15 क्वेश्चन है, बिफोर डिसाइडिंग एन असेसमेंट मेथड फॉर हर क्लास व्हाट ऑल शुड द टीचर कीप इन माइंड। अपनी कक्षा के लिए आकलन का तरीका निर्धारित करने से पहले शिक्षक को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? एज ए टीचर आप इस बात को समझेंगे, एज ए टीचर जब इस आंसर को करेंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे। ये सारे कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो आपके साइकोलॉजिकल और समझ के आधार पर होते हैं कि आपका माइंडसेट क्या कहता है। इसके लिए आप इस चीज़ को समझिए। आप समझिए कि ये प्राइमरी क्लास का बच्चा है, आपको उस चीज़ को समझ के यहाँ पे आंसर्स करने होंगे, ठीक है। बड़े बच्चों के हिसाब से मत सोचिए, आप सोचिए प्राइमरी क्लास के बच्चों को, जूनियर क्लास के बच्चों को आपको पढ़ाना है, तो उनकी समझ कैसी होगी, उनके हिसाब से आपको सारी चीज़ें रखनी होंगी। तो यहाँ पे क्या करना है, मेरे स्थान पर परिणामों का उपयोग कौन करेगा? अगर आप चले जाते तो उसका उपयोग कौन करेगा? दूसरा, अलग अलग छात्रों के सीखने की अवस्था का पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ये भी इसमें इंक्लूड करेंगे। मेरी शिक्षा शास्त्र पर चिंतन करने में कौन सी विधि मेरी मदद करेगी, ठीक है। कौन सी विधि छात्रों को चिन्हित और अलग करने में मदद करेगी? अब यहाँ पे निगेटिविटी आप हटा दीजिए। निगेटिविटी किसके साथ जाएंगे? ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि 4 निगेटिव कर रहा है बच्चों को अलग करने की बात, और ये आपको कभी करना ही नहीं है, तो 4th नंबर आपका कट गया। अब इसके साथ आप देखिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड तो पॉजिटिव है, तो फोर्थ जहाँ जहाँ पे होगा उनको आप हटा दीजिए। फोर्थ किस में है? बी में है, बी गलत हो गया। सी में है तो सी भी गलत हो गया। अब फर्स्ट तो बिल्कुल सही बात है, तो फर्स्ट सिर्फ ए में है और डी में है। सेकंड बात तो गलत हो गई, सेकंड बात सही है, सॉरी सेकंड बात भी सही है, बट थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे होना चाहिए किसमें? तो ये किसमें है? ए में ही है। तो इस हिसाब से 15 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। तो यहाँ पे 15 में ही फर्स्ट सेकंड थर्ड की बात करी गई है, तो ऑप्शन 15 का ऑप्शन नंबर हो गया ए। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16, इंक्लूसिव एजुकेशन आपको पढ़नी चाहिए। इंक्लूसिव एजुकेशन इम्प्लाइज दैट, समावेशी शिक्षा का तात्पर्य क्या है? निगेटिव आंसर आप हटा दीजिए, पॉजिटिव आंसर आपको मिल जाएगा। ईवीएस, जिसको कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन बोला जाता है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कोटा केवल सरकारी स्कूलों में उपलब्ध कराया जाना चाहिए। ये तो गलत बात हो गई, वहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए कुछ भी, तो ये गलत हो गया। स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज शुड बी प्लेस्ड इन स्पेशल स्कूल ओनली, नहीं ये भी गलत बात है। 16 का ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया। सरकारी स्कूलों में केवल अंग्रेजी पढ़ाई जाए, ये भी गलत है। तो अगर आपको नहीं भी आ रहा है, निगेटिव आंसर आपने हटा दिए, फिर भी आपका आंसर नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो गया। क्या? सभी बच्चों को उनकी क्षमताओं पर ध्यान दिए बिना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब ही यही होता है, आपको सभी बच्चों को एक साथ लेके पढ़ाना है, एक साथ लेके चलना है, चाहे वो डिसेबल हो या किसी भी तरह से हो, तो आपको सभी बच्चों को एक साथ लेके पढ़ाना है। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब ही यही है। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपका क्लियर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे देखिए, असर्शन, कथन और कारण की बात करी गई है। ये जब आपको चीज़ें पता होंगी तभी आप कर पाएंगे, तो इसको समझिए। क्या दिया गया कथन? अध्यापन के समय शिक्षक को शिक्षण के संदर्भ को निरूपित करने के लिए विभिन्न तरीकों का प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, करना चाहिए, क्योंकि आपके क्लास में हर तरह के बच्चे होते हैं, तो तरह तरह के उपयोग आपको करने पड़ेंगे। शिक्षकों को शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं के अनुरूप अपने शिक्षा सार्थ को अनुकूलित करने की आवश्यकता है, बिल्कुल आवश्यकता है। तो यहाँ पे ए का जो बात बोली गई है ये सही व्याख्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आपका चला जाएगा। कौन सा जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, ए करेक्ट है। 17 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्या? ए और दोनों सत्य हैं तथा आर जो है ए की सही व्याख्या है। आपको प्रयोग करना चाहिए वहां पे उनकी आवश्यकताओं के अनुसार। तो 17 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18। अब ये देखिए, इतना आसान क्वेश्चन है, इसके लिए आपको मैंने लर्निंग डिसेबिलिटीज़ की भी क्लास यहाँ पे कराई हुई है। आप इसको समझिए। मैं कह रहा हूँ बार बार कि जो मैंने थ्योरीज की क्लासेस यहाँ पे आपको दी हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बेसिक क्लासेस हैं, वो आपको पता ही होनी चाहिए। तो ये मैंने लर्निंग डिसेबिलिटीज़ की भी क्लास कराई हुई है। क्या आपके जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ की थ्योरी पेडागोजी यही होती है, इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्टली ना पूछ के क्वेश्चन फ्रेम करते हैं सीटेट में। तो क्या? अ चाइल्ड इज फेसिंग रेगुलर डिफिकल्टी इन राइटिंग. She also experiences a challenge in formation of alphabets and spacing of words. These characteristics hint towards which of the following learned
लर्निंग डिसेबिलिटीज़ मतलब एक बच्चे को लिखने में नियमित कठिनाई का सामना करना पड़ता है। उसे अक्षरों के निर्माण और शब्दों के अंतर में एक चुनौती का अनुभव होता है। ये विशेषताएं निम्नलिखित में से किस अधिगम अक्षमता की ओर संकेत करती हैं? आपने अगर उनको सही से पढ़ा होगा या आपको पता है तो आपको पता है, जब लिखने में कठिनाई होती है तो कौन से विकार की तरफ जाता है? तो जाता है डिस्ग्राफिया में। किस में जाता है? डिस्ग्राफिया में। डिसलेक्सिया क्या होता है? पढ़ने के लिए। किस में होता है? पढ़ने के लिए। डिस्कैल्कुलिया मैथ के लिए होता है। और एडीसीडी एडीएचडी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है क्या? अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो आपको पता है यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। मगर मैंने आपके लिए एक आगे स्लाइड जहाँ पे जोड़ दिया आपको, जैसे डिसलेक्सिया आपको पता है, इसमें तारे जमी वाला मैंने एग्जाम्पल भी दिया था। क्या उसको डिसलेक्सिया होता है बच्चे को? तो डिसलेक्सिया में क्या होता है? पठन संबंधी जो विकार होते हैं। डिस्ग्राफिया लिखने संबंधी जो विकार हो जाते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए डिस्ग्राफिया वाले सेक्शन में नीचे मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे पिक्चर ऐड करी जो बच्चे ने खुद से लिखा हुआ है, स्माइलिंग को कैसे लिख रहा है। तो वो लिखने में कोई गलती करता है तो वो किस में आता है? वो डिस्ग्राफिया में आता है। जैसे बच्चा क्या करता है, लिखने के टाइम पे उसको लिखना है SAW सौ लिखना है, बट उसने क्या कर दिया? उसने वॉज लिख दिया, तो ये किस में आ जाएगा? डिस्ग्राफिया में आ जाएगा। रीडिंग में क्या है? वो सौ को वॉज पढ़ रहा है, तो ये डिस्ग्राफिया है। नेक्स्ट आपका दिया गया डिस्कैल्कुलिया का भी मैंने ऐड किया हुआ है, यहाँ पे आप इसको देखिए। डिस्कैल्कुलिया में क्या होता है? मैथ संबंधी जो विकार होते हैं वो डिस्कैल्कुलिया में आते हैं। उसके आगे एडीसीडी की बात करी गई, एडीएचडी की सॉरी बात करी गई। एडीएचडी को पहले एडीडी भी कहा जाता था, तो आपको ये दोनों फुल फॉर्म पता होनी चाहिए कि एडीडी की फुल फॉर्म क्या होती है? अटेंशन डिफिसिट डिसऑर्डर। और एडीएचडी की फुल फॉर्म क्या होती है? अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो उसमें क्या होता है? बच्चा जो है डिफिकल्टी महसूस करता है फोकस करने में, भूलने लग जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है बहुत ज़्यादा, ऑलवेज वरीड रहता है, हमेशा परेशान रहता है, बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो वो सब सिम्टम्स किसके हैं? एडीएचडी के हैं, मतलब अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, उसमें ये होता है। तो आपको ये सारे विकार मैंने यहाँ पे फिर से एक बार बता दिए, और पूरा पढ़ना है तो आप लोग उसको वीडियो को ज़रूर देखें। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 है, टू कैटर टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग द स्टूडेंट्स अ टीचर शुड, मतलब छात्रों के बीच व्यक्तिगत मतभेदों को पूर्ण करने के लिए शिक्षक को क्या चाहिए? आप नेगेटिव आंसर हटाइए, आपको पॉजिटिव आंसर मिल जाएगा। क्या चाहिए इसमें? देखते हैं ऑप्शंस को हम लोग। यूज स्टैंडर्डाइज्ड इंस्ट्रक्शनल मेथड एंड यूनिफॉर्म वेज ऑफ असेसमेंट, मानकीकृत निर्देशात्मक विधियों और मूल्यांकन के समान तरीकों का उपयोग करें। तो आगे देखते हैं, विभिन्न शैक्षणिक उपागमों और मूल्यांकन के साधनों का प्रयोग करें। विभिन्न शैक्षणिक उपागम, देखिए आप समझिए इन चीज़ों को। फिर सी क्या दिया? स्मरण रखने को सुनिश्चित करने और योगात्मक मूल्यांकन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक समान शिक्षा शास्त्र का उपयोग करें। तो देखिए एक समान, ये निगेटिव, देखिए जहाँ पे एक केवल चीज़ें आ जाएंगी उनको आपको हटाना है। तो एक समान तो नहीं रख सकते, क्योंकि आपको पता है आपके क्लास में सभी तरह के बच्चे हैं, तो एक समान नहीं, अलग अलग चीज़ों का प्रयोग कर सकते। ये यहाँ पे अभी सही है और ये गलत हो गया। फिर पेपर पेंसिल टेस्ट की संख्या बढ़ाएं और स्मरण पर ध्यान दें, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, तो ये भी गलत है। तो 19 का यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। यूज अ वैरायटी ऑफ पेडागोजिकल अप्रोचेस एंड मीन ऑफ असेसमेंट, तो ये आंसर बिल्कुल परफेक्ट है 19 का ऑप्शन नंबर बी। मानकीकृत जो है स्टैंडर्डाइज टेस्ट, मतलब जो पुरानी परंपरा चली और उसको ही हमको यूज़ नहीं करना है, एक नए वे में पेडागोजिकल इश्यूज को लेके चलना है। तो 19 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिएटिविटी, निम्नलिखित में से कौन रचनात्मकता की एक अनिवार्य विशेषता है? अब वो किस में जाएगा? आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। वो किस में जाएगा? डाइवर्जेंट थिंकिंग में। किसमें? अपसारी चिंतन में। बच्चे में जब अपसारी चिंतन होता है तो वो किस में जाता है? क्रिएटिविटी, रचना की तरफ जाता है। अच्छा, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट थिंकिंग होता क्या है? डाइवर्जेंट थिंकिंग आप इस तरह से समझ लीजिए कि एक केंद्र से कई तरह आपको सोचने की, एक क्वेश्चन को कई तरह से आप करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंट थिंकिंग बोलते हैं। या और मतलब वो ब्रॉड माइंडेड बच्चा होता है, वो कई तरह से चीज़ों को समझता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट जो होता है कि इस तरह से, आप एग्जाम्पल को समझिए कि वो
किसी भी चीज़ को एक ही जगह पे ले जाके सोचता है। तो आप यहाँ पे इस ऑप्शन के साथ यहाँ पे जाएंगे। क्रिएटिविटी किस में होगा? जो कई तरह से सोचने की क्षमता रखता है। तो वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो गया। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। यंग चिल्ड्रेन कंस्ट्रक्ट नॉलेज एंड मेक मीनिंग थ्रू। कोई एक यहाँ पे ऑप्शन मैंने हिंदी में दिया है। छोटे बच्चे ज्ञान का निर्माण करते हैं और अर्थ बनाते हैं। कैसे? यहाँ पे सभी के ऑप्शन है। सक्रिय अन्वेषण करके, जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में एक्टिव एक्सप्लोरेशन। बी यहाँ पे दिया खेल के द्वारा, प्ले। सी है सामग्री और प्रयोग पर सक्रिय, एक्टिव ऑन मटेरियल एंड एक्सपेरिमेंटिंग। और फोर्थ है साथियों और वयस्कों के साथ बातचीत। तो ये कैसे ज्ञान का निर्माण करते? तो इन सभी के साथ करते हैं। सक्रिय मतलब एक्टिव होकर भी करते हैं, खेल के साथ भी करते हैं, किसी सामग्री पर प्रयोग करके और दूसरों के साथ बात करके भी। तो यहाँ पे सभी ऑप्शंस करेक्ट हैं। तो 21 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या करेक्ट हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। बहुत ही पॉजिटिव आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 22, to help children memorize the phone number, a teacher suggests students to divide 10 digits of phone number into 3 to 4 smaller units and then remember. The strategy suggested by the teacher here is called। मतलब बच्चे को फ़ोन नंबर याद रखने में सहायता करने के लिए एक शिक्षक ने छात्रों को फ़ोन नंबर के 10 अंकों को 3 से 4 छोटी इकाइयों में विभाजित करने और फिर याद कर रखने का सुझाव दिया। यहाँ शिक्षक द्वारा सुझाई गई रणनीति क्या कहलाती है? इसको हम क्या बोलते हैं? इनकोडिंग बोलते हैं, असाइमुलेशन बोलते हैं, चंकिंग बोलते हैं, या एडाप्टेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? या आप लोगों को पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए। असाइमुलेशन भी नहीं बोलते हैं, एनकोडिंग भी नहीं बोलते हैं, और अनुकूलन भी नहीं बोलते। इसको क्या बोलते हैं? चंकिंग बोलते हैं। चंकिंग वो चीज़ होती है जब किसी बड़े टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़ों में हम याद करते हैं या समझते हैं। तो 22 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इनकोडिंग तो वैसे भी नहीं हो सकती है, और असाइमुलेशन आत्मसात कर नहीं रहे हैं। ठीक है, ये सारे वर्ड्स आपको समझने होंगे। धीरे धीरे आपको मैं नेक्स्ट वीडियोस में इन सारे वर्डों को भी कंप्लीट कराता चलूँगा। क्वेश्चन नंबर 22 ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, which of the following form of learning should be emphasized most in school? निम्नलिखित में से किस प्रकार के अधिगम पर विद्यालयों में सर्वाधिक बल देना चाहिए? निगेटिव ऑप्शन हटा दीजिए, पॉजिटिव आपको मिल जाएंगे। तो निगेटिव आंसर यहाँ पे देखिए कौन कौन से हैं। परिवेश के साथ बातचीत के माध्यम से विभिन्न कौशलों और ज्ञान प्राप्त करना, ये सही है। विषय को रटना, गलत बात। दूसरों की निष्क्रिय नकल, ये भी यहाँ पे गलत बात है। उत्तेजना के माध्यम से व्यवहार का अनुकूलन, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो ये भी ऑप्शन यहाँ पे नेगेटिव है। आपको आंसर नहीं भी आ रहा है, फिर भी आप एलिमिनेशन मेथड के थ्रू आप आंसर्स कर सकते हैं। तो 23 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जहाँ पे कोई पॉजिटिव बात करता है, एक्वायरिंग नॉलेज कर रहा है, आपको रिकॉग्नाइज करा जा रहा है, आपको पॉजिटिव चीज़ों में इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो सारे ऑप्शंस आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 23 ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, which of the following set exemplify a social constructive approach to facilitate reading among students? हिंदी में देखते हैं इसी क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा संग्रह छात्रों के बीच पढ़ने की सुविधा के लिए एक सामाजिक रचनावादी दृष्टिकोण का उदाहरण देता है? किसकी बात कर रहा है? सामाजिक रचनावादी दृष्टिकोण का उदाहरण। इसके लिए ऑप्शन आपको पढ़ने होंगे और इनको समझिए। ऑप्शन नंबर ए, सलमा छात्रों के नए शब्द सीखने में मदद करने के लिए फ्लैश बोर्ड का उपयोग करती है और सही प्रतिक्रियाओं के लिए उन्हें कैंडी से पुरस्कृत करती है। ऑप्शन नंबर ए हो गया। बी देखते हैं, प्रमति ने अपने छात्रों को पढ़ने के लिए विभिन्न प्रकार की पुस्तकों में से चुनने के लिए कहा। वे छात्र जो किसी विशेष पुस्तक को पढ़ते हैं उन्हें उन पर नियमित रूप से चर्चा की जाती है। ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट, क्योंकि उन्होंने रचनावादी मतलब जिसमें वो चीज़ खुद से उनमें विकसित हो रही है, क्रिएटिविटी आ रही है। क्रिएटिविटी के साथ यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड अभी करेक्ट है। जो करेक्ट है उसकी बात कर लेते हैं। फिर अरुंधति नए शब्दों के अर्थ को निर्धारित करने में मदद करने के लिए प्रासंगिक सामग्रियों के उपयोग के महत्व पर जोर देती है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे दिया गया। ऑप्शन नंबर 4 दिया गया, रेखा अपने छात्रों को शब्द याद रखने में मदद करने के लिए वर्तनी परीक्षण में छूटे गए प्रत्येक शब्द को 5 बार लिखती है। तो यहाँ पे ये जब जो रोड लर्निंग वाली चीज़ें हो जाए तो वो गलत है। रोड लर्निंग वाली चीज़ें क्या है? वो गलत है दोस्तों।
तो यहाँ पे गलत क्या हो जाएगा, गलत आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 गलत हो गया और ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फिर सही कौन सा हो गया, सेकंड और थर्ड। तो सेकंड और थर्ड में सही कौन सा, तो ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बात करी है कि एक रचनावादी दृष्टिकोण को, मतलब उसके अंदर एक क्रिएटिविटी आए, वो कैसे कर पाएगी। इन दोनों ऑप्शन को जब आप पढ़ेंगे तो देख रहे हैं यहाँ पे उसमें एक क्रिएटिविटी उत्पन्न हो रही है, जैसे कि किताबों को चुनने के लिए बोला और वहाँ से उन चीज़ों को वो चूज करके पढ़ेगी। तो क्वेश्चन नंबर 24 ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25, एज ए टीचर आपके लिए फिर से बात आ गई। एज ए टीचर हाउ कैन यू फैसिलिटेट प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज इन योर स्टूडेंट्स। अब आप अपने आप को रख के देखिए उस जगह पे और आपके सामने बच्चे बैठे हुए जिनके आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। क्या एक शिक्षक के रूप में आप अपने विद्यार्थियों में समस्या समाधान क्षमताओं को कैसे सुगम बना सकते हैं। निगेटिव बातें आप हटाइए, पॉजिटिव आंसर आपको फिर से मिल जाएगा। देखते हैं निगेटिव बातें कौन सी हैं। अपने छात्रों को भय उत्पन्न करना बिल्कुल गलत बात है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो, गलत हो गया। समस्या को हल करने के लिए निश्चित तरीके का प्रोत्साहित करना। सीटेट में आप एक चीज़ हमेशा याद रख लिए, जहाँ पे प्रोत्साहित वर्ड आ जाए, इनकरेजिंग आ जाए, तो ये सारी चीज़ें पॉजिटिव टर्म है, तो अभी ये सही है। विश्लेषण के उपयोग को प्रोत्साहित करना, ठीक है, सिर्फ प्रोत्साहित का मैंने आपको पॉजिटिव टर्म बोला, बाकी चीज़ें आप अभी और समझिए। इनकरेजिंग यूज ऑफ एनालिसिस, विश्लेषण के प्रोत्साहित करना, दोनों में प्रोत्साहित, अब दोनों पॉजिटिव लग रहे हैं। निष्क्रिय याद करने की रणनीतियों उपयोग पर जोर करना, ये तो यहाँ पे मेमोराइजेशन की बात कर रही, तो ये गलत हो गया। अब बचे हुए बी और सी, अब दोनों में इन्होंने इनकरेजिंग की बात करी है, मगर एक चीज़ देखिए, एक फिक्स्ड वे की बात करी है, तो फिक्स्ड वे एक गलत तरीका है। फिक्स्ड वे क्या है, यहाँ पे निगेटिविटी की बात कर रहा है। फिक्स्ड वे मतलब बच्चे को हमको एक कन्वर्जेंट वे में नहीं लेके जाना है, डाइवर्जेंट वे में लेके जाना है। सिर्फ एक जो अ, कह सकते हैं जो एक प्रक्रिया चलती आ रही है कि नहीं काम को इसी तरह से करना है, तो इस तरह के वे में नहीं ले जाना। किसी दूसरी भी तरीके से हम काम को कर सकते हैं। फिक्स्ड वे में अगर यहाँ पे नहीं होता तो हम इसको कर सकते थे, मल्टी वे में हो सकता, तो इसको ये आंसर यहाँ पे होता। अब इसी तरह से ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्यों बिल्कुल करेक्ट है, क्यों, क्योंकि यूज ऑफ एनालिसिस, अपने समझ के आधार पर, एनालिसिस के आधार पर हम उसको इनकरेजिंग दे रहे हैं, ठीक है, विश्लेषण के उपयोग पर प्रोत्साहित उसको कर रहे हैं। तो 25 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी मोस्ट करेक्ट है, बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट नहीं है। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, which of the following will result in the facilitation of meaningful learning। निम्नलिखित में से किसके परिणाम स्वरूप सार्थक अधिगम की सुविधा होगी। नेगेटिव हटा दीजिए, पॉजिटिव आपको फिर से मिल जाएगा। तो देखिए, कक्षा में गैर प्रासंगिक शिक्षा को बढ़ावा देना, प्रमोटिंग डी कॉन्टेक्चुअलाइज्ड लर्निंग इन द क्लासरूम, ऐसी बात अभी नहीं करते हैं, आगे देखते हैं। किसी समस्या पर काम करने के लिए कई तरीकों को प्रोत्साहित करना, अभी मैंने ये बात बोली, तो ये यहाँ पे भी आपके लिए पॉजिटिव आंसर है। रट कर सीखने को प्रोत्साहित करना, ये गलत बात हो गई। शिक्षक द्वारा लिखे गए उत्तरों को ब्लैक बोर्ड से कॉपी करना, ये भी गलत बात हो गई, क्योंकि इस तरह कोई काम नहीं करना है। तो 26 का यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी ही यहाँ पे करेक्ट है, ये भी बात यहाँ पे नहीं करता। तो 26 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27, बहुत ही पॉजिटिव आंसर के साथ आप इसको कर पाएंगे। स्टूडेंट्स आर लाइकली टू एक्सपीरियंस द इमोशन ऑफ डैश व्हेन दे एट्रीब्यूट इंटरनल फैक्टर्स टू एक्सप्लेन देयर सक्सेस एट ए टास्क, मतलब छात्रों को खाली जगह की भावना का अनुभव होने की संभावना है जब वे किसी कार्य में अपनी सफलता की व्याख्या करने के लिए आंतरिक कारणों को जिम्मेदार ठहराते हैं। तो क्या होता है, उन पे उन्हें प्राइड होता है, क्या होता है, गर्व होता है जब वो ऐसे काम करते हैं। 27 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट है, बाकी सभी निगेटिव हैं। तो 27 ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, एट द प्राइमरी लेवल ऑफ एजुकेशन द यूज ऑफ मल्टी सेंसरी अप्रोच शुड बी इनकरेज्ड बिकॉज, मतलब शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर बहुसंवेदी दृष्टिकोण के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि यह अधिगम को और प्रभावी बनाता है। हाँ सही बात है, बनाता है। यह कुछ बच्चों को शिक्षा से बाहर करने का अवसर देता है, ये नेगेटिव बात है, ये नहीं होगा, ऐसा नहीं है। यह शिक्षकों के लिए बहुत निर्देश समय बचाता है, ये ठीक है, बट और भी देखते हैं। इट यील्डिंग टू डॉक्टिलिटी एमंग चिल्ड्रन, यह बच्चों में नम्रता उत्पन्न करता है, तो ऐसा कुछ नहीं। सबसे यहाँ पे पॉजिटिव टर्म जो है ऑप्शन नंबर ए है, मतलब 28 का ऑप्शन नंबर ए, मतलब इट मेक्स लर्निंग मोर इफेक्टिव, वो लर्निंग को क्या करता है, वो और ज़्यादा अच्छा या सुगम बनाता है। 28 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 29, चिल्ड्रन अमंग
form alternative conceptions and misconceptions about various concepts. Which of the following statement is not correct in this context? तो इसका हिंदी वर्जन पढ़ लेते हैं भाई। बच्चे अक्सर विभिन्न अवधारणाओं के बारे में वैकल्पिक अवधारणाएं और गलत धारणाएं बनाते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब ये ऑप्शन पढ़िए, आप यहाँ पे आप अपने आप से आंसर कर पाएंगे। छात्रों द्वारा बनाई गई वैकल्पिक अवधारणाओं और गलत धारणाओं को शिक्षक द्वारा अत्यधिक हतोत्साहित किया जाना चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़िए, कौन सा कथन सही नहीं है? इस चीज़ को याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कथन सही नहीं है तो यहाँ पे जो सही है उनको हटाना, जो गलत है वो आपका यहाँ पे ऑप्शन सही होगा। तो छात्रों द्वारा क्वेश्चन नंबर 29। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 हम लोग देख रहे थे। यहाँ पे किसकी बात करी गई? कथन सही नहीं है, तो नहीं वाले ये कौन सी यहाँ पे बात करी गई? तो हतोत्साहित किया जाना चाहिए, तो इसके हिसाब से ये भी आंसर ये सही है। अभी तो ये सही है। बच्चों के साथ साथ वयस्कों में भी वैकल्पिक धारणाओं और भ्रांतियों को बंधना स्वाभाविक है। यहाँ पे ये सही है, मगर इस क्वेश्चन के हिसाब से ये गलत बात है। एक शिक्षक को इन वैकल्पिक अवधारणाओं और भ्रांतियों पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि वे शिक्षण अधिगम में महत्वपूर्ण है। ये भी यहाँ पे सही है, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से ये गलत है। वैकल्पिक अवधारणाएं और गलत धारणाएं सदैव आधारहीन नहीं होती, बल्कि ये अपने आसपास की दुनिया के बारे में बच्चे के सहज ज्ञान विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये भी सही है, मगर इस ऑप्शन के क्वेश्चन के साथ गलत है। तो 29 का यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अब प्रश्न फिर से पढ़िए, आंसर फिर से समझ आ जाएगा। क्या प्रश्न दिया गया है? बच्चे अक्सर विभिन्न अवधारणाओं के बारे में वैकल्पिक अवधारणाएं और गलत धारणाएं बनाते हैं। यह इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बाकी सभी सही हैं, यह वाला कथन सही नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। 29 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो गया। अब बात कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 क्या दिया गया? Dash, a view of learning explains that tangible incentives and rewards motivate students for learning. अधिगम का खाली जगह दृष्टिकोण बताता है कि वास्तविक प्रोत्साहन और पुरस्कार छात्रों को अधिगम के लिए प्रेरित करते हैं। तो किस तरह से प्रेरित करते हैं? तो ये यहाँ पे ऑप्शन नंबर हम लोग चले जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी, बिहेवियरल तरह से। किसकी तरह से? बिहेवियर किसकी तरह से चले जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम लोग चले जाएंगे बी के साथ। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट है, इसके साथ व्यवहार के साथ। ठीक है, तो 30 का ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बी। तो इस तरह से मैंने आपका ये एक पेडागोजी जो क्वेश्चन नंबर आपका CDP का होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजिकल के जो क्वेश्चन होते हैं, 30 क्वेश्चन मैंने कराए हुए हैं। ये प्रीवियस ईयर 2022 का था। इसी के साथ इसी क्वेश्चन का मैं दूसरा पेपर भी लेके आऊँगा, या पेडागोजी के और क्वेश्चन अभी आपके प्रीवियस ईयर लेके आता रहूँगा। तो आप लोग से यही कहूँगा कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर ज़रूर करें, जिससे ज़्यादा से लोगों तक ये पहुँचे। और जो भी सुझाव हो मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं दोस्तों। अगर आप लोगों को यह PDF चाहिए तो इसी तरह से मैं आपको ये आपके टेलीग्राम चैनल में यहाँ पे अपलोड कर दूँगा। आप टेलीग्राम चैनल भी ज़रूर ज्वाइन कर लें। जो भी सुझाव हो मुझे ज़रूर बताएं दोस्तों। और भी कुछ आपको अगर लगता है इन क्वेश्चंस को और ज़्यादा बढ़ाना है या इस तरह से लेके चलना है, वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो सही लगा होगा, और सही लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और सुझाव दें। थैंक यू सो मच, और अपनी प्रिपरेशन को ऐसे ही कंटिन्यू करें।